नमस्कार दोस्तों, डेट है आज ही 2 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। कल देखो 1 फरवरी को संसद में बजट प्रेजेंट किया गया हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं आज बजट से संबंधित हैं। कल देखो ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ऋषभ सर ने बजट का एक ब्रीफ एनालिसिस दिया था। मतलब कल जो वीडियो आई बजट की उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी। बताया ऋषभ सर ने कल की वीडियो में अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या स्कीम लॉन्च की गई है, जैसे हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्किल से संबंधित क्या प्रोविजन सरकार ने किए हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना, ये एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करेगा कि ओवरऑल सरकार कैसा बजट प्रेजेंट कर पाई है। थोड़ा डीपर इकोनॉमी में हम जाएंगे आज के इस वीडियो में। उसके बाद लास्ट में इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप से संबंधित भी एक छोटा सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अभी वो भारत की यात्रा पर आए थे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ गेस्ट थे। तो इससे संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इंडिया इजिप्ट रिलेशंस वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बजट से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में देखो, क्योंकि अगले साल आपको पता है इलेक्शंस हैं 2024 में। अब इलेक्शन से पहले जो बजट सरकार प्रेजेंट करती है ना, उसमें सरकार कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती। सरकार के पास स्कोप कम होता है क्योंकि फरवरी में बजट प्रेजेंट करती है अगले साल और मई में इलेक्शंस हैं। तो नई सरकार चुन के आएगी, इसलिए मोरली ये गलत है कि सरकार वाइड स्प्रेड चेंज लेके आए उस सिचुएशन में जब 2-3 महीने बाद ही नई सरकार चुनी जानी है 5 साल के लिए। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा था कि एक प्रकार से सरकार का ना ये लास्ट वो बजट है जिसमें सरकार बहुत कुछ कर सकती है अपने हिसाब से। जो भी वो चेंज लाना चाहे इकोनॉमी की डायरेक्शन में वो चेंज ला सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि सरकार ना, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, जनता को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च करेगी इस बजट में। कुछ सरकार ने किया भी है, जैसे पहले 5 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, अब उस लिमिट को इंक्रीज करके 7 लाख कर दिया है। लेकिन इसमें भी एक कंसर्न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुल मिला के आप समझिए। पॉइंट ये है, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे थे कि सरकार पॉपुलिज्म वाला बजट प्रेजेंट करेगी जनता को लुभाने के लिए, ताकि अगले साल वो उन्हें वोट दें। सरकार इसके लिए प्रयास करेगी। लेकिन सरकार अगर ऐसा करती तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता। फिस्कल डेफिसिट मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया वाली सिचुएशन। आपने पैसा कमाया 100, खर्च कर दिया 110, यानी 10 रुपए आपने जरूरत से ज़्यादा खर्च कर दिए, तो ये होता है 10 फिस्कल डेफिसिट। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताया, टेक्निकल डेफिनेशन में ना जाते हुए, कि आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया और रेवेन्यू आपका कम था। तो अगर सरकार पॉपुलिज्म वाला बजट प्रेजेंट करती तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता। अब फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, ये सिचुएशन देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकते हैं, मतलब बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं जब फिस्कल डेफिसिट एक लेवल से ज़्यादा बढ़ता है। तो सरकार ने ना बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की है। पहले सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ था। टारगेट ये था कि 2025 आते आते हम फिस्कल डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी लेकर आएंगे। फिस्कल डेफिसिट देखो इतना ज़्यादा ना इसलिए बढ़ गया था क्योंकि कोविड के दौरान आपको पता है काफ़ी सारी स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फूड ग्रेन दिए गए थे फ्री में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको। तो इस वजह से फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब समय है फिस्कल कंसोलिडेशन का। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट को कम करना। फिस्कल डेफिसिट को कम ना किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये इस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है पिछले कुछ सालों में। आप देखिए 2021-22 में 6.7%, 2022-23 में रिवाइज्ड 6.4%, 2023-24 में बजट एस्टिमेट ये है 5.9%। इस साल 5.9% फिस्कल डेफिसिट रहने का अनुमान है और अगले साल फिर 4.5%, मतलब 2025 तक 4.5% लाने का सरकार का लक्ष्य है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का ध्यान रखा है, मतलब इकोनॉमी को स्टेबल रखने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने एक्सपेंडिचर कम किया है। देखो यहां पे भी मैं आपको बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं।
दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो जैसे सैलरी में खर्चा हो गया, पेंशन देने में खर्चा हो गया, जो रिकरिंग खर्चा है, जो होता ही है, जिससे देश की इकोनॉमी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब देखो एम्प्लॉइज को पेंशन दे दी, उससे देश की इकोनॉमी को फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे बढ़िया हाईवेज बनवा दिए, ब्रिजेस बनवा दिए, एक्सप्रेसवेज बनवा दिए, स्कूल्स बनवा दिए। अब ये सब सरकार बनाएगी तो इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो ना सरकार ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर जब करती है वो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो सरकार कहती है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे इस बार। आप यहां पर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा इस बार कितना, 3.3% ऑफ जीडीपी, यानी 10 लाख करोड़। ये आंकड़ा तो याद नहीं रहता आंसर्स में लिखने के लिए, लेकिन इतना याद रह जाता है 3.3% ऑफ जीडीपी। ओवरऑल मतलब मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा मैंने आपको बताया ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा जॉब जनरेट होती हैं, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, डिमांड बढ़ती है, ये सारे फायदे होते हैं। पिछले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, 2.7%। हालांकि एक कंसर्न ये भी है, सरकार ने ये तो बता दिया कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ओवरऑल कौन से सेक्टर्स में हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब उन सेक्टर्स में सरकार को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि देखो देश की डिपेंडेंसी कम हो दूसरे देशों के ऊपर, फॉर एग्जांपल चाइना के ऊपर। चाइना के साथ आज भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना काफी ज्यादा है। हम लाख बातें बोले कि हम आत्मनिर्भर भारत कैंपेन हमने लॉन्च किया है, मेक इन इंडिया पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। सरकार कहती है देश में मोबाइल असेंबली की यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन देखो मोबाइल की जो असेंबली हो रही है उसके कंपोनेंट तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सरकार ने सोचा था कि धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी होगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, असेंबली इंडिया में, ताकि पूरा मोबाइल इंडिया में असेंबल हो। धीरे धीरे कंपोनेंट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी कंपोनेंट्स का जो सारा इंपोर्ट होता है दूसरे देशों से होता है, असेंबली सिर्फ इंडिया में होती है। तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इस प्रकार से हो जिससे देश की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। और जो ये स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, इनकी देखो अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए। अभी तक इन प्रोग्राम्स ने कैसा परफॉर्म किया है, कहां पे ये जो प्रोग्राम्स हैं वो लैग कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट सरकार ने ये बोला, विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को ना जो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है ना, उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि देखो अच्छी चीज है। लेकिन राइटर के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उस इंटरेस्ट फ्री लोन को ना ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाई हैं अभी तक। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट फ्री लोन्स को यूटिलाइज किया है, क्या फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। इसके बाद टैक्स के फ्रंट की बात की जाती है। टैक्स के फ्रंट पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। सरकार ने देखो काफी एम्बिशियस टारगेट रखे थे डायरेक्ट टैक्स के मामले में। पिछले 2 सालों में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी 22 में भी सरकार ने दावा किया था कि हम काफी अच्छा डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट टैक्स जैसे देखो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। बट इस बार सरकार का जो टारगेट है कि इतना डायरेक्ट टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, वो मॉडरेट टारगेट है, ज्यादा भारी भरकम टारगेट नहीं है। और एक चीज सरकार जो कहती है ना, जो मैंने शुरू में बताया कि बाद में डिस्कस करेंगे, अब जो इनकम टैक्स लिमिट है वो 7 लाख कर दी गई है कि 7 लाख से कम अगर किसी की सैलरी वगैरह है, इनकम है, तो उस पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राइटर कहते हैं देखो ये तो होना ही था, वैसे भी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले ही हो जाना चाहिए था। मतलब एक जो पॉइंट होता है ना कि टैक्स अब कम देना पड़ेगा लोगों को, तो इसका मतलब उनके हाथ में ज्यादा पैसे होंगे। उनके हाथ में ज्यादा पैसे मतलब वो ज्यादा खर्च करेंगे, मार्केट में ज्यादा खर्च करेंगे, तो मतलब डिमांड बूस्ट होगी। डिमांड बूस्ट होगी मतलब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज्यादा फैक्ट्रीज काम करेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, जीडीपी एक्सपेंड करेगी। राइटर कहते हैं इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ने से, क्योंकि वैसे भी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो इंडिविजुअल्स को उतना फायदा नहीं होगा।
जीएसटी हालांकि देखो अलग है, मतलब अब बजट में नहीं आता है, जीएसटी काउंसिल अलग है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन सरकार का ना अच्छा खासा बढ़ गया है। 2019 में देखो सरकार को कितना कम पैसा मिलता था जीएसटी से, जीएसटी रेवेन्यू कम होता था। ये 2019 का टारगेट है ब्लू वाला। 2022 आते आते तो सरकार का टारगेट 1.5 लाख करोड़ के आसपास घूम रहा है। देखो अच्छी चीज़ है, वैसे सरकार के पास जीएसटी का पैसा ज़्यादा आएगा तो सरकार ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकेगी, ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आ सकेंगे। और ये देश की इकोनॉमी की प्रोग्रेस को भी दिखाता है कि कंपनीज और फर्म्स अब इतना ज़्यादा जीएसटी पे कर रही हैं। मतलब जीएसटी देता तो कंज्यूमर ही है, इनडायरेक्ट टैक्स एक प्रकार से होता है, कलेक्ट कंपनीज और फर्म्स के द्वारा किया जाता है और बाद में कंपनीज और फर्म्स कंज्यूमर से इकट्ठा करके सरकार को पे कर देते हैं। इसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की जाती है। टैक्स से जो रेवेन्यू सरकार नहीं इकट्ठा करती, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जैसे सरकार पीएसयूज में अपना हिस्सा बेच देती है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया को बेच दिया, तो टारगेट रखा है सरकार ने कि हम 51,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे इस साल आने वाले फाइनेंशियल ईयर में डिसइन्वेस्टमेंट से। और पिछली बार जो टारगेट रखा था उसको कम करके सरकार ने 50,000 करोड़ कर दिया, यानी जितना सोचा था उतना डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं इकट्ठा हुआ। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है? आरबीआई काफी पैसा कमाती है बैंकों को लोन वगैरह देके, तो आरबीआई से ट्रांसफर होगा 48,000 करोड़। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा टैक्स रेवेन्यू है, कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। जैसे इंडिया एयर बुक सरकार बेचती है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है प्री में, इनमें से कौन सा जो सरकार का रेवेन्यू है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इसमें से कौन सा सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्टर आता है सोशल सेक्टर। एक चीज और एक पॉइंट जो पहले आना चाहिए था वो मैं आपको बता देता हूं। रेलवेज पे सरकार कहती है कि 2014 के आसपास जितना हमने खर्च किया था रेलवेज पे, अब इस साल 9 गुना ज्यादा खर्च करेंगे, 2,40,000 करोड़ हम रेलवेज पे खर्च करेंगे। राइटर का यह कहना है, देखो अब डिपेंड करता है कि किस पे खर्च करेगी सरकार। अगर सरकार जो ट्रैक्स हैं उनको बदलवाने पे खर्च करती है ताकि ट्रेन ज्यादा तेज चले, फास्ट चले, तो है अच्छा। लेकिन सरकार उतना पैसा अगर खर्च करती है सैलरीज पे या फिर प्लेटफॉर्म्स पे जो डेकोरेट करने पर, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स को, कुछ रेलवे स्टेशंस को सरकार वर्ल्ड क्लास बनाने वाली है, अगर रेलवे स्टेशंस की बिल्डिंग्स पे खर्च किया जाएगा तो उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। समझ गए? एक तो नया स्कूल बनाया आपने, एक पुरानी बिल्डिंग पे ही दरवाजे महंगे से महंगे लगा दिए, तो नया स्कूल बनेगा, ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वो अच्छी चीज है। लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उस पर बहुत ज्यादा ही आप खर्च कर देते हो वर्ल्ड क्लास बनाने के चक्कर में कि हाँ अच्छा दिखना चाहिए रेलवे स्टेशन, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट उतना काम नहीं आती। देखने में तो अच्छी लगती है कि हाँ इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं होता। मेनली साफ सफाई तो जरूर रहनी चाहिए, लेकिन डेकोरेशन बहुत ज्यादा ना हो, बल्कि वो पैसा इस्तेमाल हो रेलवे ट्रैक्स को मॉडर्नाइज करवाने में, तो ज्यादा बढ़िया है, ये राइटर का मानना है। अब बात करते हैं सोशल सेक्टर की। ये देखो अच्छी बात है, सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे फोकस कर रही है। मतलब जो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं, उन पर सरकार फोकस कर रही है। अब सरकार ने कहा कि हम महिलाओं को एम्पावर करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। सेल्फ हेल्प ग्रुप से सरकार ने बहुत सारे बनवाए, उनको क्रेडिट मिल रहा है बैंकों से ताकि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। बाद में उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिला के एक कोई बड़ी कंपनी बन सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है। इवन कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए भी सरकार का एम्बिशियस प्लान है। बट राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो सोशल सेक्टर से संबंधित जो सरकार का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में हम देखें तो, मतलब कुछ नए इनिशिएटिव्स सरकार ने लिए हैं हेल्थ से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, स्किलिंग से संबंधित, लेकिन उनको छोड़ दे तो ओवरऑल सोशल सेक्टर पे सरकार ने उतना बहुत जबरदस्त जंप नहीं दिया है बजट एलोकेशन में, फंड्स एलोकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, अब सरकार देखो ओल्ड टैक्स रेजीम से नई टैक्स रेजीम में जा रही है और कन्वेंशनल से डिजिटल एग्रीकल्चर में जा रही है। फोसिल फ्यूल से हाइड्रोजन एनर्जी पे सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है। नेचुरल से लेबोरेटरी डायमंड्स पे सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है।
तो मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए कि सरकार जिन जिन चीज़ों पे फोकस कर रही है, आने वाले कितने समय में क्या टारगेट अचीव कर लिया जाएगा, ताकि सिर्फ बातें ना रहें, एक प्रॉपर टारगेट के साथ सरकार काम करें। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब सरकार फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एनर्जी पे फोकस कर रही है, तो 2025 में कितना हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित टारगेट होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, 2026 में कितना होगा, ऐसे प्रॉपर टारगेट के साथ सरकार चले ना तो ज़्यादा बेहतर है। अब राइटर कहते हैं सरकार के बजट का टेस्ट ना दो फ्रंट्स पे होगा। एक जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात जो हम करते हैं ना, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम मतलब एक तरफ बैंकों की बैलेंस शीट खराब और दूसरी तरफ बैंकों ने जिन कॉर्पोरेट ग्रुप्स को पैसा दिया, उधार दिया, उनकी भी बैलेंस शीट खराब। तो ये प्रॉब्लम होती है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार देखने को मिला है, बैंकों की बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है, कॉर्पोरेट ग्रुप्स की बैलेंस शीट भी इंप्रूव हुई है। तो अब उम्मीद ये की जाती है जब कॉर्पोरेट ग्रुप्स की बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट में, क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो देखो ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी, ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी तो वही चीज़ ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा आएगा, जिनको सैलरीज मिलेगी, वो मार्केट में जाके खर्च करेंगे, डिमांड प्रोड्यूस होगी, देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। तो मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब उठनी चाहिए। और जो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है ना, वो देखो उससे फायदा ये होना चाहिए कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए खर्च करने के लिए। मतलब डिस्पोजेबल जो इनकम है, टैक्स टूक्स काट के कितना पैसा इंडिविजुअल के हाथ में आता है खर्चा करने के लिए, तो वो डिस्पोजेबल इनकम इंडिविजुअल्स की बढ़नी चाहिए। तो अब दूसरा फ्रंट जिस पर सरकार का टेस्ट होगा, देखो आज भी देश की 16.4% पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है और एडिशनली 18.7% पॉपुलेशन ऐसी है जो वल्नरेबल है, जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के दायरे में आ सकती है। तो ये देखो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। जब हम विकास की बात करते हैं ना, तो सबका विकास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों का विकास हो देश में और कुछ जो लोग हैं वो विकास से वंचित रह जाएं। तो ये बजट है। और वैसे देखो मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, इसमें बजट में डिस्कस करने लायक बहुत कुछ है। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, फैक्ट्स तो देखो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स को आप बता सकते हो 30 मिनट में, 40 मिनट में, लेकिन जब एनालिसिस की बात आती है ना, जो सरकार ने किया है वो सही है, गलत है, क्या और करना चाहिए, उस पर तो बहुत डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन बात यह है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सरकार यूं कहती है कि देखो हम कोविड से पहले जो सिचुएशन थी, देश की इकोनॉमी जैसे ग्रो कर रही थी वैसे ही अब देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, कोविड की महामारी से हम उबर चुके हैं। तो राइटर्स क्रिटिसिज्म करते हैं, कुछ राइटर्स वो बोलते हैं कि देखो कोविड से पहले ना देश की इकोनॉमी बल्कि डी एक्सेलरेट कर रही थी, स्लो डाउन हो रही थी, और कोविड ने तो बल्कि सरकार का फेस एक प्रकार से सेव कर लिया। कोविड से पहले हमारी जो इफेक्टिव ग्रोथ रेट थी, क्योंकि जीडीपी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है उस मेथड पे भी कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी क्वेश्चन रेज करते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इफेक्टिवली हम देखें तो देश की इकोनॉमी उसमें सिर्फ 4-5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय हो रहा था, सेविंग रेट काफ़ी कम हो गई थी। सेविंग रेट ज़्यादा होना जरूरी है, जितना ज़्यादा सेविंग रेट होता है ना उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस समय इन्वेस्टमेंट रेट कम थी, सेविंग रेट कम था कोविड से पहले। तो सरकार का ये कहना कि कोविड जैसी सिचुएशन फिर कोविड से पहले वाली सिचुएशन फिर से आ रही है, क्या हम उसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब देश की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी? तो इस पर भी राइटर क्वेश्चन रेज करते हैं। अब थोड़ा सा देखो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए बजट। राइटर कहते हैं देखो एग्रीकल्चर में अभी ट्विन क्राइसिस हैं, एक फूड संबंधित, एक फर्टिलाइजर संबंधित। फूड संबंधित ये है कि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है आरबीआई के लिए भी और सरकार के लिए भी। दूसरा, ग्लोबल फर्टिलाइजर जो प्राइसेस हैं वो 200% बढ़ गए हैं पिछले दो सालों में। दो रीजन्स हैं मेन, एक कोविड-19 की महामारी, दूसरा रशिया और यूक्रेन के बीच में वार। तो ये सीरियस कंसर्न्स हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए था सरकार को बजट में, लेकिन नहीं एड्रेस किया गया। सरकार ने 2015 में दावा किया था कि हम किसानों की इनकम को डबल कर देंगे 2022 आते आते। 2022 चला गया है, सरकार ने कोई डेटा नहीं प्रेजेंट किया कि कितना किसानों की इनकम डबल की जा सकी है, कितना कमी रह गई, नहीं, सरकार ने इस पे कुछ नहीं रखा बजट में। 2020-21 से लेकर 22-23 के बीच में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो बढ़ नहीं रही है, 3 से लेकर 3.5% के बीच में है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हालांकि देखो बड़ा है, लेकिन कुछ ही कमोडिटीज का बड़ा है, ओवरऑल जो इंपैक्ट है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अब देखो दो ऑब्जेक्टिव
होने चाहिए थे बजट के। पहला, एक तो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना ताकि फर्टिलाइजर जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा ना बढ़े। दूसरा, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना ताकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। प्रयास करना चाहिए था सरकार को कि कल्टीवेशन से किसानों को जो इनकम मिलती है ना, जो भी उनका पैसा बनता है खेती करके, वो अच्छा खासा बढ़े। पहले सरकार नहीं कर पाई है, कम से कम इस बजट में कुछ अच्छा प्रोविजन करना चाहिए था। उम्मीद ये की जा रही थी कि फूड और फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी दी जाती है, या तो वो उसको जैसा है पहले वैसा ही रिटेन किया जाता, कम से कम पहले जितनी फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती थी उतना ही देती रही सरकार, या फिर बढ़े, लेकिन सरकार ने बल्कि वो कम कर दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाई गई थी कोविड-19 की महामारी के दौरान, सरकार फ्री में फूड ग्रेन देती थी जरूरतमंद लोगों को, इसमें सरकार ने एलोकेशन कम कर दिया है। पहले फूड सब्सिडी थी 2,87,000 करोड़ 2022-23 में, और 2023-24 में फूड सब्सिडी है 1,97,000 करोड़। फर्टिलाइजर सब्सिडी देख लीजिए, 2,25,000 करोड़ पहले थी, और इस साल फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने कहा है हम खर्च करेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी पे 1,75,000 करोड़। मतलब कि सरकार, अभी किसान जो हैं वो देखो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे इंटरनेशनल मार्केट में। मान लीजिए फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ते हैं तो किसानों को ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे फर्टिलाइजर्स के। इसके अलावा देखो जो लैंडलेस हाउस होल्ड्स हैं ना रूरल एरियाज में, वो भी काफ़ी एडवर्सली अफेक्टेड होंगे। उन पर इस बजट का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि सरकार ने नरेगा के अंदर जो एलोकेशन है उसे कम कर दिया है। याद होगा नरेगा का आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, उसमें बल्कि एलोकेशन को बढ़ाने की बात कही गई थी, बल्कि सरकार ने बजट में एलोकेशन को कम कर दिया है। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने से खेती पर ज़्यादा खर्च आएगा। और इसके अलावा देखो, बेशक सरकार ने थोड़ा एमएसपी इंक्रीज किया हो 2020-21 में, 2021-22 में, लेकिन इनपुट पे खर्च इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे फर्टिलाइजर के दाम महंगे हो गए हैं, दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, तो जो एमएसपी सरकार ने इंक्रीज किया उतना ही ओवरऑल बैलेंस हो गया, उतना ही खेती करना महंगा हो गया, तो किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, उनकी सिचुएशन ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगी। इवन जो पैदावार है एग्रीकल्चर में, मतलब पर हेक्टेयर जो यील्ड है, वो भी देखो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब राइटर ना थोड़ा एक्सट्रीम व्यू रखते हैं, नेचुरल फार्मिंग की हम बात करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, इसमें कम फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। तो राइटर कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग कुछ नहीं है, फ्रॉड है। साइंटिफिक कोई वैलिडेशन नहीं है कि नेचुरल फार्मिंग से जो पैदावार है वो इंक्रीज होती है या फिर फ़ायदा होता है। नेचुरल फार्मिंग से जो यील्ड है बल्कि कम हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता नेचुरल फार्मिंग में। तो ये फ्रॉड है, इसका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है। ये देखो, नेचुरल फार्मिंग में जो क्रॉप की यील्ड है वो 25 से लेकर 30% कम हो जाएगी, किसानों को और ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा देखो, सरकार कहती है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत ही ज़्यादा कम। जबकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ना सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करवाने के लिए, बल्कि और दूसरे सेक्टर्स में भी। जैसे देखो, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 2022-23 में सरकार का था 7.5 लाख करोड़, बट ये जो क्रॉप हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी सेक्टर है, फिशरी सेक्टर है, इसमें सरकार ने कितना खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर? सिर्फ 119 करोड़। मतलब जो हम बात कर रहे थे ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी की डायरेक्शन इंप्रूव होती है, लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम मात्र का देखने को मिलता है। 2023-24 में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो होगा सिर्फ 84 करोड़, बहुत ही कम। मतलब सरकार का जो ध्यान है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक और अच्छी स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हालांकि देखो, अच्छी स्कीम है जिसकी सरकार काफी पीठ थपथपाती है। 2022-23 में इस स्कीम के लिए एलोकेशन था सिर्फ 500 करोड़, खर्च हुए सिर्फ 150 करोड़। 2023-24 में 500 करोड़ ही रखा गया है एलोकेशन, लेकिन कितना सरकार खर्च करेगी इस पर देखो क्वेश्चंस हैं। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो वैसे वित्त मंत्री ने काफी सारी अनाउंसमेंट्स की हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, काफी सारी स्कीम्स के बारे में अच्छा बोला है, लेकिन एलोकेशन कितना है वो भी नहीं बताया है। काफ़ी सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर एक्सेलेटर फंड, पीएम प्रणाम, गोवर्धन, भारतीय प्रतीक खेती, प्राकृतिक खेती, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, इसके बाद मिस्थी एंड अमृत धरोहर। तो ये सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं।
बट देखो ओवरऑल अगर बात करें कि कितना अच्छा बजट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो हम कहेंगे कि हिट्स कम है, मिसिस ज़्यादा हैं। मतलब कुछ अच्छे स्टेप्स तो हैं लेकिन मिसिस ज़्यादा हैं। जितना अच्छा सरकार कर सकती थी उतना अच्छा सरकार ने इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए नहीं किया है। लास्ट में देखो हमारा बजट तो ओवरऑल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। जैसे मैंने आपको बताया, डिस्कस करने के लिए देखो बहुत कुछ है। आगे आगे आने वाले दिनों में आर्टिकल्स आएंगे भी अलग अलग सेक्टर से संबंधित। जैसे आज एग्रीकल्चर से संबंधित डिस्कस हुआ, आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित आर्टिकल्स आएंगे, एजुकेशन से संबंधित आएंगे, स्किल से संबंधित आएंगे। तो धीरे धीरे करके हम सारे प्रोविजंस जो हैं बजट से संबंधित कवर कर लेंगे। और एक और आर्टिकल जिसकी मैंने आपको बात की थी कि इंडिया इजिप्ट से संबंधित हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कल ही शामिल करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए, तो फिलहाल हम इस डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इजिप्ट वाला आर्टिकल हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।